नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अगले इस टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको नया टॉपिक बताने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा उपसर्ग का। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हमें प्रत्यय पढ़ाइए, कोई कह रहा कि हमें कारक बताइए। लेकिन दोस्तों ये क्या है, छोटा टॉपिक है। हमारे पास दो टॉपिक बचे हुए हैं जो छोटे हैं, तो मैं उनको पहले पढ़ाऊंगा क्योंकि इनमें से सवाल तो निश्चित आने ही हैं। तो कम से कम इन टॉपिक्स को तो पहले क्लियर करके चलें। तो एक तो हमारा उपसर्ग का टॉपिक है, एक हमारा लिंग और वचन से संबंधित टॉपिक है हमारा। उसके बाद में जो टॉपिक बचेंगे वो तीन बचेंगे और तीनों ही बड़े टॉपिक हैं, जिसमें कारक रहेगा, प्रत्यय रहेगा और आपका समास रहेगा। उसमें मैं आपको अलग से फिर बता दूंगा कि कौन सा क्रम से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ऐसे तो आज हम इसमें जानेंगे उपसर्ग के बारे में, तो अच्छे से आप समझेंगे क्योंकि उपसर्ग में बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चों को आती है। तो आज मैं इस वीडियो में सारे जो भी आपके डाउट इसमें हो सकते हैं, इसमें जो भी आपका मैटर हो सकता है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इससे पहले एग्जाम में जो कुछ भी पूछा गया है वो सारा का सारा इसमें समाहित हो जाएगा। तो टॉपिक डालें आज का उपसर्ग ज्ञानम, लिखेंगे सभी उपसर्ग ज्ञानम, यानी उपसर्ग का ज्ञान हम इसमें करने वाले हैं। उपसर्ग, कुछ विद्यार्थी उपसर्ग के बारे में पहले से ही कह रहे थे कि सर हमें उपसर्ग बताइए, उपसर्ग कब पढ़ाओगे। लेकिन मेरे हिसाब से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जानना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है टॉपिक, क्योंकि एक ही क्लास में सारा कुछ क्लियर करना पड़ेगा, इसमें दो हिस्से नहीं हो सकते क्लास के। तो आज देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं इसकी व्युत्पत्ति से। देखिए, उपसर्ग जो हमारा शब्द है, इसकी क्या व्युत्पत्ति है, सबसे पहले हम व्युत्पत्ति से जानेंगे। उसके बाद में इसका क्या अर्थ निकलेगा वो जानेंगे। इसके बाद में उपसर्ग का सामान्य अर्थ क्या हो सकता है वो हम सीखेंगे। इसके अलावा संस्कृत व्याकरण में उपसर्ग की क्या परिभाषा होती है वो जानेंगे। इसके अलावा ये जानेंगे कि भाई उपसर्गों को और किन नामों से जानते हैं। इसके अलावा उपसर्ग संस्कृत में कितने होते हैं, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं, ये सारे मतलब जो डाउट हैं या सारे प्रश्न हैं, इन सब का उत्तर आपको आज इस क्लास में मिलने वाला है। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ये फ्री वाला काम है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता किसी का भी। वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन तीनों कामों में आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, उपसर्ग में सबसे पहले हम जानेंगे व्युत्पत्ति। तो आप सभी नोट करें, यहां लिखेंगे व्युत्पत्ति। हम उपसर्ग जो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति बता रहे हैं। उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति जानेंगे सबसे पहले। इसमें देखिए दोस्तों, उपसर्ग के अंदर उप तो उपसर्ग है। उपसर्ग आपको पता होगा, उपसर्ग धातु से पहले जुड़ता है, ठीक है, और बाद में जुड़ने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये हमारा पहले जुड़ेगा, तो यहां पर उप है उपसर्ग। इसके अलावा जो सर्ग दिख रहा है, ये सर्ग आपका बच्चों सृज धातु से बना है, सृज। तो इसमें धातु हो जाएगी हमारी सृज। इसके बाद में इसमें एक प्रत्यय होता है और वो है घय प्रत्यय। घय प्रत्यय भाव अर्थ में घय प्रत्यय यहां पर हुआ है, ठीक है। अब हम इसको पुल्लिंग में बनाएंगे, तो पुल्लिंग के अंदर ये आपका शब्द बनेगा, ठीक है ना। तो अब क्या बनेगा, उप हो गया, सृज हो गया, घय हो गया। तो अब यहां पर जो हमारा शब्द बन के तैयार होगा वो होगा उपसर्ग। उपसर्ग, इस तरह से आपका ये शब्द बनता है बच्चों। तो यहां पर हमने आपको व्युत्पत्ति बता दी है। यहां से प्रश्न बन सकता है, मान लो पूछ लिया कि उपसर्ग में कौन सी धातु है, तो उत्तर देना होगा सृज धातु। पूछ लिया उपसर्ग में कौन सा प्रत्यय है, तो उत्तर देना होगा घय प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग शब्द किस लिंग का है, तो आपको बताना होगा पुल्लिंग का है। इसके अलावा कौन सा उपसर्ग है, तो दिख रहा है उप है। इनमें से देखो कैसे मतलब छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं और ये एग्जाम में आते भी हैं। इसलिए मैं आपको बिल्कुल जीरो स्तर से लेके चलूंगा, जहां से भी प्रश्न बन सकता है वो मैं सब कुछ आपको यहां पर बताऊंगा मित्रों, ठीक है। अब इसके बाद में हम जानेंगे कि भाई उपसर्ग होता क्या है, ठीक है। अब हमने व्युत्पत्ति जान ली, अब उपसर्ग किसे कहेंगे वो हम देख लेते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि उपसर्ग क्या है, ठीक है। तो यहां पर आप नोट कर सकते हैं, धातुओं के समीप जुड़ने वाले जो होते हैं ना, उनको उपसर्ग कहते हैं। एक तो ऐसे भी समझ सकते हो आप, तो लिखिए आप धातुओं के समीप जुड़ने वाले
लिखें बच्चों, धातुओं के समीप जुड़ने वाले उपसर्ग कहलाते हैं। देखिए, ये आप नोट करेंगे सभी, धातुओं के समीप जुड़ने वाले उपसर्ग कहलाते हैं। इसके अलावा और हम उपसर्ग के बारे में क्या कह सकते हैं, या उपसर्ग के विषय में और क्या कहा जा सकता है, या फिर यूं कहें कि इसका सामान्य अर्थ यदि हम देखें तो वो क्या हो सकता है उपसर्ग का। तो लिखें सभी, लिखें सामान्य अर्थ इसका और क्या हो सकता है। लिखें, धातु या अन्य पदों से, धातु या अन्य पदों से पूर्व प्रयुक्त होकर। देखो, धातु या अन्य पदों से पूर्व प्रयुक्त होकर के, आगे लिखेंगे प्रयुक्त होकर उनके अर्थ को, उनके अर्थ को बदलने वाले या अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न करने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, इन्हें गति भी कहा जाता है। देखिए बच्चों, मैंने यहां पर पूरा का पूरा अर्थ आपके सामने लिख दिया है, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमें लिखवा दिया करें जिससे कि हमें प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि आप बोलते हैं तो हमें दिक्कत आती है लिखने में। तो आपको मैंने यहां पर देखो लिख दिया है बोर्ड पर, आराम से आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप बाद में नोट्स बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, केवल लिखने मात्र से काम नहीं चलेगा, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखा हुआ तो आपके पास किताबों में होगा, क्योंकि हम अलग नहीं बता रहे, वही चीजें हैं जो आपको सब जगह किताबों में मिल जाएंगी। बट यहां पर बात है समझने की और समझाने की, वही तो है सबसे मेन चीज, तो वो हम आपको बता रहे हैं। अब देखो, इसको एक बार समझते हैं। धातुओं के समीप में जुड़ने वाले उपसर्ग होते हैं, एक तो ये बात हो गई, जैसे ये धातु है, धातु के समीप में जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर जो सामान्य अर्थ हम लेंगे किसका, उपसर्ग का, वो क्या लेंगे वो सुनो आप। तो वो है धातु या, ठीक है, धातु या अन्य पदों से पूर्व, यानी धातु हो सकती है या कोई पद हो सकता है, उससे पहले प्रयुक्त होकर के, मतलब उसमें जुड़ करके उनके अर्थ को बदलने वाले, उसके अर्थ को बदलने वाले या अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न करने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों को हम गति भी कहते हैं, गति। तो इस बात को भी ध्यान रखना, उपसर्ग का दूसरा नाम गति भी है। मान लो पूछ लिया कि भाई गति क्या है, तो उपसर्गों को गति कहते हैं, यानी इनकी गति संज्ञा भी होती है। हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको सारा बताएंगे सब कुछ। तो यहां पर बात समझ में आई कि उपसर्ग क्या है। अब मैं सीधी सीधी भाषा में यदि समझाऊं तो आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई धातु है, धातु से पहले जो जुड़ता है और उस धातु में जुड़ करके उसके अर्थ को या तो बदल दे या उसमें विशिष्टता ला दे, या फिर उसके अर्थ को ही वो मतलब साथ में लेके चले या उसका अर्थ का अनुसरण करे, यदि ऐसा काम जो शब्दांश करेगा उसका नाम उपसर्ग रहेगा। और सरल तरीका से समझ लो, धातु से पहले जुड़ करके उसके अर्थ में विशिष्टता ला देना या अर्थ को बदल देना या उसी अर्थ का अनुसरण कर लेना, यह है उपसर्ग का काम। तो देखो यहां पर धातु है, धातु से पहले जुड़ा है उप, तो ये उपसर्ग है। ठीक है ना। जो उपसर्ग होता है उसके तीन काम मुख्य रूप से माने जाते हैं। उपसर्ग धातु में जुड़ करके या तो उसके अर्थ को बदल देगा, या फिर अर्थ में कुछ विशिष्टता ला देगा, या फिर जैसा धातु का अर्थ है उसी का अनुसरण करेगा, कुछ भी परिवर्तन अर्थ में नहीं करेगा, सेम टू सेम रहेगा। ऐसा भी होता है, मैं आगे उदाहरण से समझाऊंगा इस बात को। ठीक है बच्चों, इतना नोट कर लीजिए। हमने यहां पर उपसर्ग का अर्थ जान लिया है, ठीक है, उपसर्ग क्या है वो समझ लिया है। अब मैं संस्कृत व्याकरण के हिसाब से क्या परिभाषा हो सकती है
वो बताऊंगा, क्योंकि जो व्याकरण की परिभाषा है सूत्र के द्वारा आपको याद रखनी है, सूत्र के माध्यम से भी सवाल पूछा गया है इसमें से, तो मैं आपको बताऊंगा, इसको नोट करो सबसे पहले। ठीक है, मिटा देता हूं इसको मैं। चलिए बच्चों, आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं, जिससे कि आपको बाद में रिवीजन करने में, बाद में अभ्यास करने में, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है ना। अब देखिए आगे मैं बता रहा हूं संस्कृत व्याकरण के अंदर इसकी क्या परिभाषा हो सकती है। ठीक है ना, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से क्या परिभाषा इसकी रहेगी वो हम आपको बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैं दो सूत्र बताऊंगा आपको, तो आप नोट कर लेंगे। उपसर्ग संज्ञा सूत्र, सबसे पहला उपसर्ग संज्ञा सूत्र, पहला हमारा उपसर्ग संज्ञा सूत्र है। लिखें आप, उपसर्गाः क्रिया योगे, क्रिया योगे, ये हमारा पहला सूत्र हो गया। ठीक है, उपसर्गाः क्रिया योगे। दूसरा जो हमारा सूत्र रहेगा वो रहेगा आपका गति संज्ञा सूत्र। लिख लें, गति संज्ञा सूत्र, एकदम छोटा सा है, गतिश्चय। देखिए ये हमारा सूत्र है बच्चों। अब देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, यदि मान लो आपसे पूछा जाए पेपर में कि उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, या उपसर्ग संज्ञा किसकी होती है, ठीक है, तो आपको बताना है उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र है उपसर्गाः क्रिया योगी। एक तो इस तरह से सवाल इसमें से आ सकता है। अगला सवाल इसी में से बन सकता है, जैसे क्रिया योगी, अब यहां पर उपसर्गा लिखा हुआ, यहां खाली जगह दे देंगे। ठीक है, यहां पर खाली जगह मिल जाएगी आपको और आगे लिख देंगे क्रिया योगी। अब यहां खाली जगह में क्या आएगा, ये थोड़ा सा कठिन सवाल है, लेकिन यदि ये आपको सूत्र पता होगा तो आप तुरंत कर दोगे कि क्रिया योगी मतलब उपसर्गाः क्रिया योगी, ऐसा आएगा अपने आप। ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं। इसका मतलब क्या है वो समझो आप। उपसर्गाः क्रिया योगी का अर्थ होता है बच्चों कि जो उपसर्ग होते हैं हमारे, वो क्रिया के साथ में योग उनका रहेगा तभी उपसर्ग कहलाएंगे। हैं, ये क्या बात हुई भाई, यही बात है, आपको इस बात को अच्छे से समझना है। मतलब जो उपसर्ग हैं हमारे, इन उपसर्गों को हम उपसर्ग तभी कहेंगे जब इनका किसी भी क्रिया या धातु के साथ में योग होगा। यदि इनका किसी धातु या किसी क्रिया के साथ में योग नहीं है मान लो, तब इनको हम उपसर्ग नहीं कहेंगे। तो फिर क्या कहेंगे, इनको कहेंगे निपात या अव्यय। वो मैं आगे लिखाऊंगा अभी आपको। तो अभी फिलहाल में आपको समझना है कि उपसर्गाः क्रिया योगे मतलब क्रिया के योग रहने पर या क्रिया के साथ में जब योग रहेगा तभी उपसर्ग कहलाते हैं। ये ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, मैं आपको नीचे लिखा देता हूं। आगे लिखा हुआ गतिश्च, और इनको गति भी कहते हैं उपसर्गों को। ठीक है, एक तो हो गया कि उपसर्गों की क्या होती है, उपसर्ग क्रिया के योग में रहने पर उपसर्ग इनकी उपसर्ग संज्ञा होती है या इनको उपसर्ग कहते हैं, और इनको गति भी कहते हैं। ये दोनों सूत्रों से हमें पता चल रहा है। अब यहां पर नीचे मैं लिख रहा हूं आपको कुछ लाइन हिंदी में, वो आप नोट करेंगे और याद करेंगे। लिखिए, आपको हम ये भी बता दें दोस्तों कि जो संस्कृत में उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग टोटल संस्कृत में कितने होते हैं, ये भी सवाल आ सकता है। तो याद रखो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं टोटल। कितने होते हैं, 22। मैं अभी 22 को बताऊंगा क्रम से, उनका अर्थ भी बताऊंगा और प्रयोग करके भी बताऊंगा। ठीक है ना, ऐसे। अब देखिए यहां पर मैं आपको कुछ लाइन लिखा रहा हूं, वो आप नोट कर लेंगे। 22 प्रादियों, जो 22 उपसर्ग होते हैं उनको प्रादि कहते हैं। प्रादि ऐसे लिखा रहता है उसमें लास्ट में, एते प्रादय है। ये ऐसे इसलिए कह रहे हैं प्रादय क्योंकि प्र से स्टार्ट है ये, और फिर हम कहते हैं ना आदि आदि, तो प्र आदि, इसलिए उनको प्रादय बोल दिया, एते प्रादय। तो कितने प्रादि हैं, 22 प्रादियों का, 22 प्रादियों का मतलब 22 उपसर्गों का क्रिया या धातु के साथ में, क्रिया या हम धातु कह सकते हैं, क्रिया या धातु के साथ में योग होने पर ही, योग होने पर ही इन्हें उपसर्ग या
गति कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखो उपसर्ग या गति ये हमने लिख दिया है। 22 प्रादियों का क्रिया या धातु के साथ में योग होने पर ही इन्हें उपसर्ग या गति कहते हैं। इसमें फैक्ट बहुत हैं, आपको हर लाइन याद करनी है, हर लाइन से आपका प्रश्न बन सकता है बच्चों, ठीक है ना। ऐसे मैं एकदम अच्छे से समझाऊंगा आपको एक एक अलग अलग। तो यहां पर आप समझ गए होंगे, यहां से प्रश्न बन सकता है कि प्रादि कितने हैं, प्रयादि। तो प्रयादि हमारे 22 हैं, क्रिया के साथ में योग रहेगा तो इनको हम उपसर्ग या गति कहेंगे। अगला सवाल हमारे दिमाग में उत्पन्न होता है कि जब क्रिया के साथ में योग नहीं रहेगा मान लो, तब क्या कहेंगे। तो उसको भी अगली लाइन में लिख लीजिए आप, यहां लिख लीजिए आप, क्रिया के साथ में योग नहीं रहने पर, तो आप ऐसे लिख लें, क्रिया योग के अभाव में, क्रिया योग के अभाव में इनको मतलब उपसर्गों को, इनको निपात व अव्यय, याद रखना, निपात व अव्यय कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर नोट कर दिया है, अब आप समझ सकते हैं। क्रिया योग के अभाव में इनको निपात या अव्यय कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो आप समझ गए होंगे कि क्रिया के साथ में यदि योग रहेगा तब तो उपसर्ग या गति कहेंगे, और क्रिया के साथ में योग नहीं रहेगा तब इनका नाम निपात या अव्यय रहेगा। मैं उदाहरण से भी आपको समझा दूंगा जिससे स्पष्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं यहां पर एक उदाहरण देता हूं आपको दोनों का, जिससे कि आपको डिफरेंस पता लगे कि भाई इनमें दोनों में अंतर क्या है। मैं यहां से थोड़ा सा मिटा देता हूं, देखो यहां थोड़ा हमारे पास स्पेस रहेगा तो मैं यहां समझा देता हूं आपको। देखिए एक हमारे पास उदाहरण है बच्चों, देखिए उपकृष्णम। उपकृष्णम आपने शायद पढ़ा होगा कभी, उपकृष्णम, ठीक है। उपकृष्णम ये हमारा उदाहरण है। अब इसमें उप जो है ये उपसर्ग है बच्चों, क्या है, उपसर्ग, और आगे यहां पर हमारा क्या है, शब्द है, और यहां पर जुड़ा हुआ है उप हमारा। ये आपको मिलेगा अव्ययीभाव समास के अंदर, ठीक है। अव्ययीभाव समास में ऐसा उदाहरण आपको मिलता है। इसका मतलब है कि कृष्ण के जो समीप है, कृष्णस्य समीपम, उसको कहते हैं उपकृष्णम। क्या कहते हैं, उपकृष्णम। तो यहां पर हमारा जो उप लगा है, ठीक है, तो ये उप लगने से पूरा का पूरा शब्द हमारा यहां अव्यय हो जाता है। क्या हो जाता है, अव्यय। तो ये हमारा क्या हो गया, अव्यय हो गया। क्या हो गया, अव्यय हो गया। अब यहां पर क्रिया के साथ में योग नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। यहां पर बताइए क्रिया कहां पर है, क्रिया तो नहीं है। यहां पर जो कृष्णम है ये तो हमारा शब्द है, पद है, ये तो क्रिया तो नहीं है यहां पर। तो हमने आपसे कहा कि भाई क्रिया के साथ में यदि योग रहेगा उपसर्गों का, तब तो उनका नाम उपसर्ग या गति रहेगा। क्या कहेंगे उसको हम, उपसर्ग या गति। लेकिन यदि उपसर्गों का योग क्रिया के साथ में नहीं रहेगा तब उनका नाम निपात या अव्यय कहेंगे, निपात व अव्यय नाम रहेगा। तो यहां पर उदाहरण देख सकते हैं, क्रिया के साथ में योग नहीं है तो यहां पर नाम हो जाएगा अव्यय। अब मैं एक उदाहरण और नीचे बता रहा हूं, उससे भी आप समझें। जैसे प्र उपसर्ग है और ह्री धातु से बनता है हरति, हरति, ठीक है। तो यहां पर बनता है प्रहरति, प्रहार करना, ठीक है, प्रहार करना होता है, मारना, प्रहरति। अब यहां पर जो प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसका प्रयोग हमारा धातु के साथ में है, मतलब धातु के साथ में योग है, इस जगह पर यह कहलाएगा उपसर्ग, या क्या कहलाएगा, गति। उपसर्ग या गति, दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं बच्चों। मैं इतनी देर से आपको समझा रहा था कि भाई क्रिया उपसर्ग क्रिया योग, क्रिया के साथ में योग रहने पर इनका नाम उपसर्ग या गति कहते हैं। यदि क्रिया के साथ में योग नहीं रहेगा तो इनको हम निपात व अव्यय कहेंगे। मैंने दोनों के उदाहरण आपके सामने रख दिए हैं, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बताइए बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपके। थोड़ा सा अलग टॉपिक है, हो सकता है कि आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप यदि पूरी क्लास को देखोगे, समझोगे, सुनोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसा बहुत कठिन तो नहीं है, कठिन है लेकिन हमने उसको बहुत सरल करके आपको यहां समझाया है, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे मैं आपको बता रहा हूं कि 22 उपसर्ग कौन से होते हैं, क्योंकि वो भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें से भी सवाल बन सकता है। मान लो सवाल आ गया कि बताइए निम्न में से कौन सा उपसर्ग नहीं है या कौन सा उपसर्ग है, तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं। इसलिए आपको 22 उपसर्गों का नाम याद करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं आपको 22 उपसर्गों का नाम बताता हूं। यहां पर ये तो आपने लिख लिया होगा। अब हम सीखेंगे 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं, वो हमें जानना है। नाम आपको याद रखना पड़ेगा 22 उपसर्गों का।
तभी तो आप सही कर पाओगे। भाई उपसर्गों का नाम याद नहीं रहेगा तो फिर आपको गड़बड़ होगी, आप गलत करोगे सवाल, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उपसर्ग वास्तव में कौन सा है। तो अब लिखें आप 22 उपसर्ग हमारे कौन से हैं, 22 उपसर्ग, या फिर आप लिख सकते हैं उपसर्गाहा। ठीक है, मैं यहां पर क्रम से लिखता जा रहा हूं, आप भी नोट कर लें क्रम से। देखिए सबसे पहले यहां पर एक बार मैं नंबर कर देता हूं, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो सबसे पहले है प्र, परा, अप, प्र, परा, अप, सम, सम के बाद में अनु, फिर अब के बाद में निश, फिर निर, फिर निर के बाद में आता है दुष। ठीक है, 9 हो गए। देखो प्र, परा, अप, सम, प्र, परा, अप, सम, अनु, अब, निश, निर, दुष, दुर, वी, अंग। अब यहां पर लिखते हैं, मैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। देखो निर हो गया, दुष हो गया, दुष के बाद में लिखेंगे आप दुर, सभी नोट करते चलें, दुर, दुर के बाद में आप लिखेंगे दुर्वी, फिर आंग, आंग लिख लिया बच्चों। ठीक है, सबको नोट करते चलें आप। आंग के बाद में लिखेंगे नी, नी के बाद में लिखेंगे अधि, अपि, अधि, और फिर लिखेंगे अपि, अपि के बाद में लिखेंगे अति, और अति के बाद में लिखेंगे सु, और फिर लिखेंगे उद, उद। इसके बाद में 19 20 21 और 22 उद हो गया। उद के बाद में आप लिखेंगे भैया, उद के बाद में लिखेंगे अभी, क्या लिखेंगे अभी, फिर आता है आपका अभी के बाद में लिखो आप इसमें प्रति, परि और उप, ऐसे। ये टोटल हमारे 22 उपसर्ग हो जाते हैं। फिर लास्ट में लिखा रहता है इसमें एते प्रादय, ऐसा लिखा मिलेगा। इसका मतलब है ये सब प्रादि हैं, ये सब क्या है प्रादि। हमने देखो हमने यहां पर आपको 22 उपसर्गों के नाम लिख दिए हैं। ये 22 उपसर्गों के नाम आपको याद रहने चाहिए, तभी जाकर के आप सही कर सकते हो सवाल। मान लो इनमें से सवाल आ गया कि निम्न में से कौन सा उपसर्ग नहीं है, तब क्या करोगे आप, कैसे पता लगाओगे उपसर्ग कौन सा नहीं है। जब तक आपको ये पूरे याद नहीं होंगे तो आप कैसे बताओगे, बताइए, नहीं बता सकते। मान लो आ गया कि कौन सा उपसर्ग है या कौन सा उपसर्ग नहीं है, दोनों कंडीशनों में आपको यही समझना होगा। या फिर आ गया कि प्रादयः कितनी है, प्रादि कितने होते हैं 22, प्रादि कौन सा है तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रादि कौन सा नहीं है तब भी ये पता होना चाहिए। अब इनको एक बार देख लो बोल करके, प्र, पर, अप, सम, अनु, अब, निश, निर, दुष, दुर, वी, अंगनी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अवि, प्रति, परि, उप, प्रादयः। इस तरह से बोल सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा मस्ती के साथ में। दोबारा बोल लीजिए, प्र, पर, अप, सम, अनु, अब, निश, निर, दुष, दुर, वी, आंग्नि, अधि, अपि, अति, सु, उद, अवि, प्रति, परि, उप, प्रादयः। बहुत मजा आएगा आपको, ऐसे आप बोल के देखिए, प्रैक्टिस करिए, बार बार बोलिए, बहुत मजा आएगा, आनंद के साथ में आप बोल सकेंगे। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, चाहे कैसे भी याद करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जब याद हो जाएंगे तो आप फटाफट हमारी तरह बोल सकोगे और बहुत अच्छा लगेगा, मस्ती के साथ में आप गा सकोगे। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे आपको बताता हूं, इसमें और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको भी हम सीख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इस तरह से बच्चों अभी हमने 22 उपसर्गों का नाम देखा, 22 उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। अब हम इसमें आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है वो हम अब सीखने वाले हैं। हमने आपको बताया था कि सामान्य रूप से जो हमारे उपसर्ग होते हैं वो किसी भी धातु में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या फिर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं। इसके बारे में एक श्लोक प्रसिद्ध है, उस श्लोक को हम समझते हैं। तो आप सभी यहां नोट करेंगे, आप लिखेंगे उपसर्ग प्रयोग से धातु के अर्थ में, यहां नोट करें, उपसर्ग प्रयोग से, उपसर्ग प्रयोग से धातु के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है।
कहा भी गया है। अब क्या कहा गया सुनो, बहुत ही बढ़िया एक हम श्लोक बताने वाले हैं, तो आप नोट करेंगे। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते। देखिए ये एक लाइन हो गई, उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते। आगे लिखेंगे प्रहारा प्रहारा हार समहार प्रहारा हार समहार, ठीक है। आगे लिखेंगे विहार परिहारवत, विहार परिहार वत। देखिए ये हमारा श्लोक हो जाता बच्चों। अब इस श्लोक में ये साफ लिखा गया है, हमने कहा कि उपसर्ग प्रयोग से धातु के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है या विशिष्टता आ जाती है। इसके विषय में ये श्लोक प्रसिद्ध है। इस श्लोक को आप याद कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है। यदि याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, इसका अर्थ समझ लो, उसी से काम चल जाएगा। तो इसको बोलिए एक बार मेरे साथ। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार समहार विहार परिहारवत। ऐसे उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार समहार विहार परिहारवत। मतलब क्या हुआ सुनो, इसका मतलब है कि उपसर्गेण धात्वर्थ हो, उपसर्गों से धात्वर्थ जो है धातु का अर्थ वो बलात् अन्यत्र नीयते, बलपूर्वक अन्यत्र ले जाया जाता है। जैसे जैसे कैसे ले जाया जाता है, अर्थ का परिवर्तन कैसे हो जाता है, वो हमने यहां एक उदाहरण के माध्यम से दूसरी लाइन में बताया है। यहां पर दोस्तों एक ह्री धातु है, ह्री, ये ह्री धातु है। इस ह्री धातु का अर्थ होता है हरण करना, हरण करना, इसको आप समझना। और इसका जब रूप चलाएंगे तो रूप बनता है हरति हरतः हरंति। इसको समझ लेना आप, कैसे परिवर्तन होता है उपसर्ग लगने से धातु में। देखो यहां पर एक उदाहरण दिया है दूसरी लाइन में श्लोक के अंदर, प्रहारा हार समहार विहार परिहारवत। इस लाइन में लिखा है कि इनके समान परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है, यहां पर एक धातु है ह्री, ह्री धातु का अर्थ होता है हरण करना। जैसे रावण सीता जी का हरण करके ले गया, तो हरण करना अर्थ होता है जब रूप चलाओगे इस धातु का तो रूप बनेगा पठति की तरह हरति हरते हरंति, ऐसे। अब इसमें हम कुछ उपसर्ग जोड़ेंगे जो यहां लिखे हैं उनको, फिर देखना परिवर्तन कैसे होता है। अर्थ क्या है, हरण करना। अब हमने सबसे पहले इसमें प्र जोड़ा, प्रधन हरति, तो बन गया प्रहरति। अब बताइए बच्चों प्रहरति का अर्थ क्या होता है, प्रहार करना, प्रहार या आघात, प्रहार या आघात, ये अर्थ होता है प्रहरति का। तो बताइए यहां पर ह्री का अर्थ तो हरण करना होता है, लेकिन जैसे ही इसमें हमने प्र उपसर्ग लगा दिया तो अर्थ बदल गया। आप खुद देख लो, आपके सामने है। प्रधन हरति प्रहरति बराबर प्रहार या आघात करना अर्थ होता है इसका। इसके बाद में आंग उपसर्ग हमने जोड़ दिया, आंग, आंग में से बच्चों आ बचता है सिर्फ आ, और आगे हमारी धातु रहेगी हरति। तो बताइए बन जाएगा आहरति, आहरति। आहरति का मतलब होता है भोजन करता है, भोजन। क्या अर्थ होता है, भोजन करता है, भोजन करता है। जैसे हम कहते हैं ना आहार, आहार यानी भोजन ही तो होता है। तो यहां पर देखो अर्थ किस तरह से बदल गया, यही तो है चमत्कार, ठीक है ना। आगे और भी सुनो, ये इस श्लोक में लिखा हुआ है, जैसे प्रहार फिर आहार, ठीक है, आहार हो गया, फिर समहार, फिर हमने सम जोड़ दिया, सम और फिर हरति, तो बन गया समहरति। अब समहरति का अर्थ होता है संहार करना। क्या होता है, संहार या नाश या फिर नाश करना, ये अर्थ होता है। संहार करना, नाश कर देना, नष्ट कर देना किसी चीज को, संहार। इसके बाद में विहार, फिर इसमें हमने वी उपसर्ग जोड़ दिया और हरति बना दिया, तो बन गया विहरति, विहरति। विहरति का मतलब होता है भ्रमण करता है, भ्रमण यानी कोई घूमने जाता है, भ्रमण करने के लिए जाता है, तो हम उसको कहेंगे विहरति, घूमता है, भ्रमण करता है, ठीक है, ऐसे। इसके बाद में एक है परिहारवत, फिर इसमें परि उपसर्ग जोड़ देंगे, परि, परिधन हरति, तो बना लेंगे परिहरति। क्या बन जाएगा, परिहरति। परिहरति का मतलब क्या होता है बच्चों, छोड़ता है या फिर त्यागता है, ये इसका अर्थ होता है।
अब आप खुद देख लीजिए कि किस तरह से उपसर्गों के प्रयोग से धातु का अर्थ बदल जाता है, अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो गया। क्योंकि धातु का अर्थ तो हरण करना है, लेकिन इसमें जैसे जैसे हमने उपसर्ग जोड़े हैं धातु का अर्थ बदल गया। प्रहरति यानी प्रहार करना, भोजन करता है, संहार या नाश करता है, भ्रमण करता है, छोड़ता है, ये सब अर्थ कहां से निकले हैं? इसी धातु के निकले हैं, बट उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तब निकले हैं ऐसे। तो अब आप समझ गए होंगे जो हम समझाना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। अब मैं इसको मिटा देता हूं और अब मैं आपको 3 लाइन और बताऊंगा। क्या बताऊंगा? वो है आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी। वैसे तो मैं बता चुका हूं, लेकिन नोट करवा दूंगा, जिससे आपको कभी पढ़ना हो तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। किसी भी धातु में उपसर्ग का जब प्रयोग हो जाए तो उसमें 3 तरह के परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। 3 तरह के परिवर्तन मुख्य रूप से उसमें होते हैं। वो कौन से होते हैं वही मैं लिखवाऊंगा आपको। चलिए इतना नोट करो, फटाफट मिटा देता हूं इसको। चलिए अब देखिए बच्चों, अभी हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह से उपसर्ग का प्रयोग होने पर धातु का अर्थ अन्यत्र चला जाता है, बदल जाता है। अब यहां पर एक चीज और नोट करेंगे आप, यहां लिखेंगे सामान्यतः उपसर्ग प्रयोग से सामान्यतः उपसर्ग प्रयोग से धातु के अर्थ में 3 प्रकार से परिवर्तन दिखाई देते हैं। देखिए बच्चों, सामान्यतः उपसर्ग प्रयोग से धातु के अर्थ में 3 प्रकार से परिवर्तन दिखाई देते हैं। 3 प्रकार से कैसे? देखिए, नंबर 1, सबसे पहले क्या होता है धातु के अर्थ में परिवर्तन? धातु के अर्थ में परिवर्तन, एक बिंदु हो गया। धातु के अर्थ में क्या होता है? परिवर्तन। जैसा कि अभी अभी जस्ट मैंने बताया था, जैसे हमने प्र में हर जोड़ा, हरि धातु से हरति बनाया तो प्रहरति बन गया। ठीक है, तो इसका अर्थ बदल गया। हमने इसमें आ जोड़ा तो आहरति बन गया, इसमें हमने वी जोड़ा तो विहरति बन गया। एक तो ये काम है, धातु के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इसके अलावा नंबर 2, धातु के अर्थ में विशिष्टता, धातु के अर्थ में विशिष्टता आ जाती है। जैसे उदाहरण समझाता हूं मैं आपको। जैसे बच्चों आप जानते हैं गच्छति यानी क्या होता है? जाता है। गच्छति का मतलब जाता है। यदि इसी गच्छति के अंदर यदि हम उपसर्ग लगा देंगे तो हम बना लेंगे अनुगच्छति। क्या बना लेंगे? अनुगच्छति। अब अनुगच्छति का जो अर्थ होगा, इस अर्थ में विशिष्टता आ गई। इसका अर्थ होता है पीछे पीछे जाता है। क्या अर्थ होता है इसका? पीछे पीछे जाता है। अब देखिए यहां पर किस तरह से धातु के अर्थ में विशिष्टता आ गई। यहां उदाहरण मैंने दिया है, इससे आप समझ सकते हैं। और तीसरा जो बिंदु है वो है धातु के अर्थ का अनुसरण। धातु के अर्थ का ही अनुसरण, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सेम धातु का जो अर्थ है वो ही रहेगा उसमें लगाने पर भी। जैसे एक धातु है आपनोति। आपनोति का अर्थ होता है बच्चों प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। अब यदि इसमें हम प्रय और लगा दें तो प्रय में आपनोति जोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो दीर्घ संधि बना करके यहां पर हम बना लेंगे प्राप्नोति। प्राप्नोति। अब यहां प्राप्नोति और आपनोति दोनों का सेम अर्थ है। आपनोति का मतलब भी प्राप्त करता है और आपनोति का मतलब भी प्राप्त करता है, और प्राप्नोति का अर्थ भी सेम है। मतलब इसमें और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, सेम अर्थ है। इसका मतलब है धातु के अर्थ का ही अनुसरण कर रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से बच्चों यहां पर 3 तरह के अर्थ दिखाई, मतलब परिवर्तन दिखाई देते हैं। कब? जब उपसर्ग का प्रयोग हो जाता है तब। तो ये हमने लिख दिए हैं, आप नोट कर सकते हैं इसको आराम से। अब इसमें केवल एक चीज और हम बताएंगे, उसके बाद में ये टॉपिक हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी सवाल गलत नहीं होगा आपका, यदि आपने वास्तव में वीडियो को अच्छे से सुना और देखा और समझा है तो। ठीक है, यदि वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगता है, आपको लगता है कि सर ने वास्तव में मेहनत करी है, तो 3 काम आप फ्री वाले कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये तीनों काम एकदम फ्री हैं, इसमें 1 पैसा भी आपका खर्च नहीं होगा। तो फ्री वाला काम तो कर सकते हैं यार, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो छोटा सा काम जरूर कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं मित्रों, इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम आगे समझेंगे जितने भी हमारे उपसर्ग हैं उन उपसर्गों का क्या अर्थ होता है। ठीक है, किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं और उनके कुछ उदाहरण, प्रत्येक उपसर्ग के उदाहरण आपको मैं बताऊंगा। सिंपल सामान्य सा।
बाकी आप खुद प्रैक्टिस करें। देखिए बच्चों, यहां पर हमारे जो 22 उपसर्ग हैं, उन 22 उपसर्गों का मैं अर्थ बताऊंगा और साथ में ही प्रयोग करके बताऊंगा आपको, प्रयोग सहित अर्थ। तो आप फटाफट नोट करते चलें, इसमें ज्यादा डिटेल से समझाने की आवश्यकता नहीं है, केवल मैं कुछ उदाहरण बता दूंगा और बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, नंबर 1 पहला है हमारा प्रय उपसर्ग। प्रय उपसर्ग का अर्थ होता है आगे या अधिक। आप लिखते चलें आगे या अधिक, क्योंकि काफी लंबा मैटर हो जाएगा। प्रय उपसर्ग का अर्थ हो जाएगा आगे या अधिक। अब इसमें कुछ उदाहरण आप लिख सकते हैं, तो उदाहरण आप नोट करेंगे। प्रहार है, प्रहार है, इस तरह से लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें प्राचार्य, प्राचार्य, इसके अलावा लिख सकते हैं प्रहरति, ऐसे बहुत हैं उदाहरण, और भी चल सकते हैं। प्रचलति है। अब इसमें से आपको पेपर में किस तरह से पूछा जा सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि प्र उपसर्ग से युक्त कौन सा पद है, प्र उपसर्ग से युक्त पद कौन सा है, या फिर पूछ सकते हैं प्र उपसर्ग से युक्त पद कौन सा नहीं है, यानी प्र उपसर्ग से युक्त पद कौन सा है, या फिर पूछ सकते हैं प्र उपसर्ग से युक्त पद कौन सा नहीं है। मतलब प्र उपसर्ग किस में नहीं लगा हुआ है और किस में लगा हुआ है। यहां पर हार में प्रहार लगाया, यहां आचार्य में प्र लगा दिया तो प्राचार्य बन गया, यहां पर प्रहरति में प्र जोड़ दिया तो प्रहरति बन गया। आपसे पूछ लें कि प्राचार्य शब्द के अंदर कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो आपको बताना है प्र उपसर्ग। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर 2, प्र के बाद में क्या आता है बच्चों, प्र परा। परा, तो परा का अर्थ होता है पीछे, अधिक या उल्टा। पीछे, अधिक या उल्टा, इन अर्थों में ये प्रयोग होता है। ठीक है, परा का जो हम प्रयोग करते हैं वो या तो पीछे के अर्थ में, अधिक अर्थ में, या उल्टा अर्थ में, इस तरह से करते हैं। जैसे उदाहरण है पराधन जय, पराजय बन गया। इसके अलावा भवती में जोड़ेंगे तो परा भवती, इस तरह से बन जाएगा पराभवती। इसके अलावा और भी जोड़ सकते हैं, जैसे जयति, जयते बनता है परा के बाद में परा लगाते हैं तो रूप बनता है पराजयते, ऐसे परा के साथ में। ठीक है, पराजयते बनता है, तो यहां पर बन गया पराजयते, पराभवती, पराजय, पराभवम, पराक्रामति, और भी बहुत सारे बना सकते हो। मैं तो केवल यहां पर आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूं। इस तरह के शब्द बनते हैं। इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि पराधन जय बराबर क्या बनेगा, भवती में परा उपसर्ग जोड़ने पर क्या रूप बनेगा, जय में जयते और परा, ठीक है, इसको अलग अलग करिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे आगे चलिए। नंबर 3, प्र परा अप। अप का अर्थ क्या होता है बच्चों, अप का अर्थ होता है आपका बुरा या विपरीत, बुरा या विपरीत। ठीक है, बुरा या विपरीत, प्र परा अप, तो अप का अर्थ होगा बुरा या विपरीत। अब इसमें आप बना सकते हैं, जैसे कि अप है तो अप, जैसे कीर्ति हमारा शब्द है तो उसमें जोड़ दो अप, बन जाएगा अपकीर्ति। बन गया कि नहीं। इसके अलावा और भी बना सकते हो, अप है और करोति है तो अप करोति बना सकते हो, अप करोति। इसके अलावा और भी बना सकते हो, अपहरति, अपहरति, यही बना लो आप, अपहरति, ऐसे बना सकते हो, अपहरति। ठीक है, अपयश है, इस तरह से बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। इसके बाद में नंबर 4 पे प्र पर अप सम। सम, सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग का अर्थ होता है बच्चों अच्छी तरह, अच्छी तरह है, या आप कह सकते हैं पूर्ण शुद्ध। आपने देखा होगा सम का मतलब अच्छा होता है। अब इसमें क्या बन सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे बन सकते हैं। जैसे हमने बताया था सम में हार जोड़ा तो समहार बन गया आपका, ऐसे समहार है। बना कि नहीं बना, मैंने आपको उदाहरण तो बताए थे। और सबसे मेन हमारा है संस्कृतम। हमारा संस्कृतम जो है इसमें भी सम उपसर्ग लगा हुआ है बच्चों। क्या लगा हुआ है, संस्कृतम में सम। इसके अलावा जैसे गति है तो इसमें हम जोड़ा तो संगति ही बन गया, संगति। इसके अलावा और भी बना सकते हो, जैसे सम है और तुष धातु से तोष बनाते हैं और बनता है संतोष है। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। इसके अलावा आगे चलिए आप, प्र पर अप सम अनु। अनु, तो अनु का अर्थ होता है पीछे, पीछे, पीछे या फिर समान। तो अनु का अर्थ पीछे या समान के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे हमारा कोई वाद है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे अनुवाद है। ठीक है, मान लो धावती है तो अनुधावती बन जाएगा। अनु है और धावती है, जोड़ दिया तो अनुधावती बन जाएगा। ऐसे ही आपको गच्छति है मान लो तो अनुगच्छति बना लेंगे, अनुगच्छति। इस तरह से हम बना सकते हैं। इसमें और भी बना सकते हैं, अनुसरति बना सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। इसके बाद में आगे चलिए,
प्र पर अप सम अनु अब। अब का अर्थ क्या होता है बच्चों? बुरा या हीन। क्या अर्थ होता है? बुरा या हीन। तो बुरा या हीन होता है अब। तो अब त्रिधातु से तार बनाते हैं, तो बनाते हैं अब तार है, अब तार है। इसके अलावा अब और गच्छति में जोड़ दीजिए तो अब गच्छति बन जाता है। इसके अलावा गुण है तो उसमें अब गुण बन जाता है। ऐसे और भी बन सकते हैं, जैसे अब शेष है, ऐसा बन सकता है, अब तार है, अब गच्छति, अब गुणः। बहुत सारे आपके पास जितने भी उदाहरण हैं उनकी आप अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस जरूर करें आप। इसके बाद में 7 नंबर पे आपका आता है बच्चों प्र पर अप सम अनु अब निश निस। तो 7 नंबर पे क्या आएगा? निस। निस का मतलब होता है बिना, बिना या बाहर, ठीक है, या फिर निषेध में भी इसका प्रयोग हम करते हैं ऐसे, बिना, बाहर या निषेध। नी। अब नी का हम बनाएंगे जैसे कि आप बनाते हैं निफलम, तो निश तो बनेगा निष्फलम, निष्फलम, ठीक है, ऐसे बनेगा। इसके अलावा निष्क्रामति, निष्क्रामति आपने नाटक में देखा होगा ये वाला शब्द निष्क्रामति। जब नाटक करने वाले जो पात्र हैं वो बाहर चले जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं निष्क्रामति, सब चलेगा निष्क्रामति। ऐसे ही आप बना सकते हैं निश्चय, निष्पाप है, निश्चय, निष्फलम, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल हम एक उदाहरण देके समझा रहे हैं आपको सिर्फ, ठीक है। अब निस के बाद में क्या आता है? निर। निर। अब निर का अर्थ भी सेम है बच्चों, जो अर्थ यहां पर लिखा है हमने वो का वही सेम है, सेम अर्थ में प्रयोग होता है, निषेध, ठीक है, बिना, बाहर या निषेध के अर्थ में ही होता है। अब जैसे मान लो दोष है हमारा शब्द, तो उसमें आप दोष में निर लगाओ तो निर्दोष है बन जाता है। इसके अलावा निरोग हमने बनाया था विसर्ग संधि के अंदर, निर्धन रोग। इसके अलावा हमने नीरज बनाया था, निर में रज, निर्धन रज, नीरज, नीरब बनाया था हमने। बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं ऐसे। इसके अलावा और भी इसमें आप बना सकते हो बहुत सारे, जैसे कि आप निर्धन बना सकते हो, निर्धन, निर्धन है, और गच्छति में जोड़ दीजिए आप तो निर्गच्छति बन जाएगा। निर्दोष है, नीरोग है, नीरव है, नीरज है, निर्गच्छति है, निर्धन है, ऐसे बहुत सारे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हमारे 8 हो जाते हैं बच्चों। प्र पर अप सम अनु अव निश निर दुष दुर दुर दुष दुर वी आंग, ऐसे लगातार चलेंगे। ये अर्थ हैं, इन अर्थों में प्रयोग होते हैं ये, और ये हमारे प्रयोग वाले शब्द हैं। किस तरह से प्रयोग होते हैं, इनमें से किसी भी तरह से आपका सवाल बन सकता है, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि आपका सवाल गलत नहीं हो, इसलिए मैं सारा मैटर बता रहा हूं। अब देखिए इसमें हम आगे चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, अभी थोड़ा सा अभी मैटर बचा हुआ है। देखो पूरे 22 बताएंगे हम, देखो टाइम तो लगता ही है। अब एक ही ये टॉपिक है तो इसमें हम 2 क्लास नहीं बनाना चाह रहे थे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक साथ ही मतलब पढ़ने में आता है, और एक साथ पढ़ेंगे तभी जाके समझ में आता है, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता। अब आगे हम लिखेंगे 9 नंबर पे दुष। दुष। अब दुष का अर्थ क्या होता है बच्चों? दुष का अर्थ भी बुरा, विपरीत या कठिन। बुरा या विपरीत या फिर कठिन, इस अर्थों में प्रयोग होता है ये दुष, बुरा, विपरीत या कठिन। तो इसमें आप बना सकते हैं जैसे दुष लगा करके बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे दुष है और करोति में ही जोड़ दो आप सीधा, तो दुष्करोति बन जाएगा, दुष्करोति बन जाएगा। इसके अलावा और भी बना सकते हो आप, जैसे चरित्र है, दुष्चरित्रम, दुष्चरित्रम, ऐसे बन सकता है। इसके अलावा और भी बना सकते हैं, जैसे दुःशासन, आपने सुना होगा दुःशासन, महाभारत में नाम सुना दुःशासन, तो वो दुःशासन बन सकता है। इसके अलावा और भी बना सकते हो आप। आगे चलिए 10 नंबर पे। अब 10 नंबर पे क्या आएगा बताइए आप? दुष के बाद में दुर आता है बच्चों। क्या आता है? दुर। अब दुर का अर्थ भी सेम होता है इसी तरह से, यही अर्थ है दुर का, बुरा या कठिन या आपका विपरीत। तो दुर में लगा दीजिए आप, दुर है तो दुर्गति बन सकता है आपका, दुर्गति, या फिर आप बना सकते हो दुर्जन है, या फिर बना सकते हो दुर्गति ही, ठीक है, ऐसे बना सकते हो। और भी बहुत सारे बन सकते हैं। दुर्गुण बन गया आपका। इसके अलावा व्यवहरति है, दुर्व्यवहरति, ऐसा भी बन सकता है। आगे चलिए,
आगे 11 नंबर पे क्या आएगा बताइए, बताओ बच्चों, आपने तो लिख रखे ना, दुस दुर वी आंग, वी आएगा, वी। और वी का अर्थ क्या होता है, विशेष या भिन्न, विशेष या भिन्न अर्थ होता है वी का। तो वी से क्या बना सकते हो आप, जैसे जय है जय, तो विजय बन जाएगा, विजय। इसके अलावा विचरति, विचरण करना, विचरति। इसके अलावा व्यायाम है, इसके अलावा व्याधि। ये दोनों बहुत ही मोस्ट हैं। यहाँ से आपका सवाल बन सकता है, जैसे कि मान लो पूछ लिया व्यायाम है जो शब्द है इसमें कितने उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, या कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर देखो वी और वी या, यानी यहाँ पर दो उपसर्ग हैं, एक तो वी है और एक आंग उपसर्ग है। यहाँ पर है व्याधि, तो यहाँ पर वी उपसर्ग है। अब यहाँ संधि आदि कार्य हुआ है, संधि में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। कैसे बने हैं ये दोनों आप खुद जान सकते हो, नहीं समझ में आए तो आप हमसे पूछ लेना कौन सी संधि से बने हैं, ये खुद बताना आप। वी के बाद में बताओ क्या आएगा, वी के बाद में आएगा वी आंग, आंग। और आंग में से सिर्फ आ बचता है, क्या बचता है, आ। अर्थ क्या होगा, तक या से, यहां से यहां तक या यहां से, ऐसा अर्थ इसमें होता है। अब इसको कैसे बनाएंगे, हमने बताया था, जैसे हार में आहार है, ठीक है, या फिर आहरती, ये तो हम बता चुके हैं, आहरती, ठीक है। इसके अलावा आगच्छति, आगच्छति भी तो होता है हमारा, या फिर आजीवनम, आगच्छति लिख लो भले आप, यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ, चलो मैं, आगच्छति, आगच्छति, आहारे, आहरति, ठीक है, आजीवनम, इस तरह बना सकते हो आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देखिए बच्चों, ही है आगे चलेंगे हम 13 नंबर पे। 13 नंबर पे क्या आता है बताइए, आंग नी आता है। अब नी का अर्थ बताइए आप, बड़ा या विशेष। नी का अर्थ हमारा बड़ा या विशेष, इस तरह से होता है, बड़ा या विशेष। अब नी में बनाइए आप, जैसे आप बना सकते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा है, न्याय है, नी जोड़ के न्याय बन गया। इसके अलावा वसति में नी जोड़ दिया तो निवसति, ठीक है, निवसति। इसके अलावा आप निदानम बना सकते हो, निवास बना सकते हो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं इसमें, ठीक है ना। ये तो केवल एक एग्जाम्पल है समझाने की दृष्टि से। आगे है नी अधि, अधि आ गया हमारा, अधि। अधि का मतलब होता है आपका प्रधान या श्रेष्ठ, प्रधान या श्रेष्ठ मतलब अच्छा, प्रधान का मतलब अच्छा या श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर कार में जोड़ो पहले, तो आप कार में अधि जोड़ेंगे तो अधिकार है, बनेगा कि नहीं। इसके अलावा और क्या बन सकता है, अध्यक्ष है, ये बहुत ही मोस्ट शब्द है, इसमें पूछ सकते हैं कि अध्यक्ष इत्यत्र कह उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, अध्यक्ष है, तो अधि इसमें आपका उपसर्ग है, ठीक है। इसके अलावा और भी बना सकते हो, जैसे कि एक बहुत ही अच्छा है अध्यास्ते, अध्यास्ते, अध्यास्ते। अध्यास्ते में अधि और आस्ते है, आस्ते जो हमारा शब्द है उसमें अधि को जोड़ा और यण संधि करी तो बन गया अध्यास्ते, अध्यास्ते, ऐसे बना सकते हैं। तो इस तरह के सवाल जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में कि भाई यहाँ पर कौन सा आपका उपसर्ग लगा हुआ है, ऐसे संधि में भी पूछे जा सकते हैं। आगे चलिए 15 नंबर पे बताएंगे आप, अधि के बाद में नी हो गया, अधि हो गया, फिर अभी आता है, अभी, अधि, नी अधि अभी। अभी का अर्थ होता है पास या समीप में, नहीं पास या सामने होता है, सामने, पास में या फिर सामने हम कह सकते हैं। अब देखो अभी है तो अभी में हम बना सकते हैं अभ्यास है, अभ्यास। अब अभ्यास में बताओ कौन सा उपसर्ग है, इसमें अभी लगा हुआ है, अभी, क्योंकि ये अभ्यास बनता है अभी के साथ में। इसके बाद में अभिवादनम, अभी और वादनम तो बन जाता है अभिवादनम। इसके अलावा अभिज्ञानम, क्या बनता है, अभिज्ञानम। और एक बनता है अभ्युदय, ये बहुत ही मोस्ट है, अभ्युदय। यहाँ पर अभी और उदय, अभी धन उदय, यहाँ पर संधि कर दी यण संधि तो बन गया आपका ई का ये होके अभ्युदय, ऐसे बना सकते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाम सुना होगा तो अभिधन ज्ञानम, अभिज्ञानम, ऐसा बना सकते हैं। इसके अलावा आगे चलिए तो अभी के बाद में क्या आता है भैया, अति, अति, अति तो आप जानते हैं अधिक, कहते हैं ना कि आप अति मत करो भैया इस चीज़ की, अति या परे, अधिक या परे, मतलब अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हमेशा वर्जनीय है। तो यहाँ पर अति लगा करके भी आप बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर
आवश्यक है। अति धन आवश्यक है, जैसे मान लो आपको बहुत कोई आवश्यक कार्य है और बहुत ज़्यादा आवश्यक है, आप जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो अत्यावश्यक कार्य है घर पर, तो अति धन आवश्यक, यहाँ पर यण संधि करके अत्यावश्यक है ऐसा आप बनाते हैं। बनाते कि नहीं बनाते हैं? ऐसे ही आप और भी बना सकते हैं, अत्याचार है, अत्याचार है, अति है तो अति आचार हो गया। इसके अलावा अत्यल्प है, अत्यल्प है। ये सारे के सारे शब्द संधि युक्त शब्द हैं, इनको आप पहचानना, इनमें संधि करके देखना, ठीक है ना, किस तरह से इनमें आपका अति उपसर्ग लगा हुआ है ये आप खुद पहचान करना। ऐसे सवाल एग्जाम में जरूर आते हैं बच्चों, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब कुछ और बच रहे हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। चलिए इनको मिटा देता हूँ मैं और आगे बढ़ते हैं। कितने हो गए बच्चों? 16 हमारे हो चुके हैं। अब हम 17 नंबर पे चलते हैं। किस पे? 17 पे। 17 नंबर पे कौन सा आएगा बताओ? चलो हम ही बता देते हैं भाई। 17 नंबर पे आएगा अपी। कौन सा आएगा? अपी। अपी यानी क्या होता है? भी। आपने ये तो अच्छे से सुना होगा, अपी यानी भी। अब अपी से हम बनाते हैं एक तो अपी और तू। अपी तू बनाते हैं कि नहीं? अपी तू लिखते हैं ऐसा। इसके अलावा अपिधानम, 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 अपिधानम। इसके अलावा बना सकते हैं अपिराजते, अपिराजते, अपिहितम। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं इसमें। तो ये हमारा इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ बच्चा? इसमें धानम है तो अपि लग गया, राजते है अपि लग गया, तू में अपि लगा हुआ है, अपि तू, अपिधानम, अपिराजते, अपिहितम। ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं। आगे चलिए, आगे बताइए 18 नंबर पे कौन सा आता है अपि के बाद में? अपि के बाद में आएगा भैया हमारा सु। अपि सु। सु का मतलब क्या होता है बताओ? सु यानी अच्छा, या फिर सरल, या फिर उत्तम, वो एक ही बात है। तो सु से तो बहुत सारे बन जाते हैं सु के द्वारा। तो जैसे बहुत ही फेमस है सूक्ति ही, ये सवाल आ सकता है, एग्जाम में पूछा भी गया है। यहां आ गया कि सूक्ति ही, यहां पर कौन सा उपसर्ग है? तो यहां पर देखो सुधन उक्ति ही, यहां पर सु में उ और उक्ति का उ दोनों यहां पर दीर्घ बन गए, यानी दीर्घ संधि हो गई यहां पर। ऐसे है ये सुधन उक्ति ही, इस तरीका से है ये, तो यहां पर सूक्ति बन जाएगा। ये संधि के नियम आपको आने चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। इसके अलावा स्वल्पम, स्वल्पम, यहां पर भी आपका सु लग गया। इसके अलावा बहुत ही फेमस है स्वागतम, सुधन आगतम, स्वागतम। ऐसे और भी बना सकते हो यार, सुपुत्र है, ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 19 नंबर, सु के बाद में क्या आएगा? उद। उद का मतलब क्या होता है बच्चों? ऊपर या श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या अच्छा। उद। उद से क्या बनाते हैं आप बताओ? उद से आप बनाएंगे उल्लेख है, ये बहुत ही मोस्ट है। अब मान लो आपके सामने आ गया कि उल्लेख इत्यत्र कह उपसर्ग है, आप चक्कर में पड़ जाओगे यार इसमें कौन सा उपसर्ग है। ये संधि का नियम आपको पता होना चाहिए कि उद और लेख है, ठीक है। यह लत्व संधि हो जाएगी तो यहाँ पर आगे लत्व है यानी ल है, तो यहाँ पर जो पहले वाला वर्ण है आपका, ठीक है, उसकी जगह भी आपका ले हो जाएगा। जैसे पल्लव बनता है, उल्लेख बनता है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर बन गया हमारा उल्लेख है, बना कि नहीं बना? इसके अलावा उत्कीर्णम, उत्कीर्णम। इसके अलावा बनता है इसमें आपका उन्नति ही, उन्नति ही, उन्नति ही। और इसमें एक हमारा जो सबसे मोस्ट है उत्थानम, उत्थानम। इसके अलावा इसमें उच्चारणम, ये भी इसी में बनता है, उच्चारणम। अब ये आप खुद देख लेना कैसे बन रहे हैं, आप खुद कोशिश करना। 20 नंबर पे बताओ क्या आएगा? 20 नंबर पे आएगा प्रति, प्रति, प्रति। तो प्रति का मतलब प्रत्येक, इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, प्रत्येक या विपरीत। तो यहां बना लेंगे हम प्रतिधन एकम प्रत्येकम, संधि करते हैं हम, प्रतिधन एकम बराबर प्रत्येकम। इसके अलावा प्रत्याशा, प्रतिधन आशा बराबर प्रत्याशा। इसके अलावा आप बना सकते हैं प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम। और इसके अलावा बना सकते हैं प्रतिधन आगच्छति, प्रत्यागच्छति, ठीक है, ऐसी प्रत्यागच्छति, इस तरह से बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 21 नंबर सेकंड लास्ट, प्रति के बाद में आता है परि, परि। परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, या फिर कह सकते हैं पास, चारों ओर या
पास। ठीक है, तो अब इसमें परि से क्या बनाएंगे बताओ? परि से सबसे इंपॉर्टेंट हमारा शब्द है पर्यावरणम। पर्यावरणम, परि और आवरण। अब यहां पूछ सकते हैं आपसे कि पर्यावरणम में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको बताना होगा परि उपसर्ग है। आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इसमें उपसर्ग और धातु को अलग अलग करिए आप, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा परिहरति बन सकता है, परिहरति। ठीक है, इसके अलावा परिज्ञानम, परिज्ञानम ऐसे बन सकता है। लास्ट हमारा 22 नंबर का उपसर्ग है, क्या बताओ? उप। उप का मतलब क्या होता है? पास। पास या फिर पास के अलावा और क्या होता है भैया? सहायक। अब बताओ, उप लगा करके बना सकते हैं, हार में लगाएंगे तो उपहार है। इसके अलावा और बना सकते हैं, वास है तो उपवास है, जैसे हम भगवान का उपवास करते हैं कि नहीं। इसके अलावा उपकरोति, उपकरोति ऐसे। इसके अलावा और भी बना सकते हैं, उपदिशति। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए हमने आपको संपूर्ण जानकारी बता दी है। इसी के साथ में दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो पूरा हो जाता है। यहाँ पर मैंने एक एक उपसर्ग को लेकर के मैंने अच्छे से समझा दिया है, अर्थ भी मैंने बता दिया है, इसके अलावा मैंने इसका प्रयोग करके भी आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारा का सारा टॉपिक। हमने काफ़ी मतलब अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो उपसर्ग का हमारा टॉपिक था ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। इससे बाहर आपका कुछ भी सवाल नहीं आएगा। यदि वास्तव में आपने ये क्लास हमारी पूरी अच्छे से देखी है, सुनी है, तो आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो आज की हमारी क्लास कैसी लगी ज़रूर हमें बताना। चाहे आपको अच्छी लगती है, बुरी लगती है, लेकिन कमेंट आप ज़रूर किया करें, क्योंकि हम प्रत्येक कमेंट को देखते हैं, कमेंट का उत्तर भी देते हैं। कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है आपकी, तब भी आप कमेंट हमसे कर सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब देने का पूरा प्रयास रहेगा दोस्तों। तो आपसे लास्ट में कहेंगे कि 3 फ्री काम आप ज़रूर करके जाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, जिससे कि जो फ़ायदा आपको मिल रहा है वो अपने दोस्तों को भी मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, क्योंकि लगातार क्लासेज मिलेंगी आपको। आगे हम जो भी क्लासेज हमारी बच रही हैं उनको हम पूरा करवाएंगे आपको। आपका जो कोर्स है 10-12 दिन में लगभग पूरा करवा देंगे। आप निश्चिंत रहें, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। तो आज की हमारी क्लास पूरी हो जाती है। उपसर्ग का टॉपिक ऑल ओवर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, नमस्कार।